अस्सलामुअलैकुम। तो हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम कंटिन्यू है। पिछली वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था और अब हम सेक्शन डी यानी कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलें फिर बहुत ही आसान तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेक्शन डी का न्यूमेरिकल नंबर 1 है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यानी कि N2O4 decomposed into नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर N2O4 जो है वो डिकम्पोज हुआ है, ब्रेक हुआ है NO2 के अंदर। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है ऑफ डिकम्पोजिशन। Also interpret unit of Kc for balance chemical reversible reaction। इसके अलावा हमें Kc की यूनिट भी बतानी है। तो चलें फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और हमने इक्वेशन लिखी। अब क्योंकि हमें इक्वेशन नहीं दी गई है तो हमने इक्वेशन को खुद ही बनाया है। तो हमें न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है N2O4, तो हमने N2O4 लिखा और जो हमारे पास N2O4 है वो डिकम्पोज हुआ है NO2 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। क्योंकि अब हमने इसे बैलेंस करना है तो हमने यहाँ पे 2 लगाया है। जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास N2 है तो यहाँ पर भी हमने 2 लगाया ताकि हमारे पास यहाँ भी N2 हो जाए, और क्योंकि हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है तभी हमने यहाँ 2 लगाया है। इसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 थे, तभी हमने यहाँ 2 लगाया ताकि 2 मल्टीप्लाई हो 2 से, तो ये हमारे पास टोटल 4 ऑक्सीजन यहाँ हो जाए और टोटल 4 ऑक्सीजन यहाँ हो जाए, ताकि हमारे पास ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। याद रखिएगा कि जो आपके पास लेफ्ट साइड पे होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि जो चीज आपके पास राइट साइड पे होती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और रिएक्टेंट ये है हमारे पास, है तभी हमने ये लिखा है। ठीक है, इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट हमारे पास ये है। ठीक है, और याद रखिएगा क्योंकि ये 2 हमारे पास कोफिशिएंट है तो हमने इसको पावर बना दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि हमारे पास जो केसी की एक्सप्रेशन होती है वो होती है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया NO2 और जो ये 2 था ये पावर बन गया। इसी तरह जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास N2O4 है तो हमने यहाँ लिख दिया N2O4। तो ये तो हमारी एक्सप्रेशन होगी ड्राइव। अब क्योंकि हमें साथ में यूनिट भी मालूम करनी है तो अब हम इसके यूनिट मालूम करते हैं। तो हमने लिखा Kc इज इक्वल टू NO2 की जगह पे हमने लिखा मोल पर डीएम क्यूब। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी स्क्वायर डाला। इसी तरह N2O4 की जगह भी हमने मोल पर डीएम क्यूब ही लिखा। अब देखिए ऊपर हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब कितने हैं, टोटल 2 हैं, जबकि नीचे हमारे पास 1 है। तो इनको हम आपस में कर देंगे कट, 8 से 1 कट हो जाएगा, जबकि 1 हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब बचेगा। तो हमने लिख दिया कि हमारे पास जो केसी की यूनिट आई है वो मोल पर डीएम क्यूब आई है। ठीक है, तो ये बस इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारे पास सेक्शन डी का न्यूमेरिकल नंबर 2 है PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin in a closed container। अब हमें यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिया गया है, हमें खुद से ही रिएक्शन को लिखना होगा। And their concentrations are 0.8 exponent minus 3 mole per dm cube, 1.2 exponent minus 3 mole per dm cube and 1.2 exponent minus 3 mole per dm cube respectively। अब यहाँ पर ऐसा है कि जो आप लोगों के पास PCl5 है उसकी जो वैल्यू है वो सबसे पहले वाली है यानी कि 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 3। इसी तरह PCl3 दूसरे नंबर पे है तो इसकी जो वैल्यू है वो भी दूसरे नंबर वाली है यानी कि 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3, और लास्ट में Cl2 है तो उसकी वैल्यू थर्ड नंबर वाली है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन अलॉन्ग विद यूनिट। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने Kc को कैलकुलेट करना है और साथ में आपने उसकी यूनिट भी बतानी है। ठीक है, तो फिर चलें सॉल्व करते हैं हम इसे। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे और हमने सबसे पहले डेटा की हेडिंग डाली और हमें न्यूमेरिकल के अंदर PCl5 की कंसंट्रेशन दी गई है 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह PCl3 की भी कंसंट्रेशन दी गई है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह Cl2 यानी कि क्लोरीन की भी कंसंट्रेशन हमें न्यूमेरिकल में ही दी गई है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल पर डीएम क्यूब, और हमें मालूम करना है Kc। तो हमने लिख दिया कि भाई हमें Kc को मालूम करना है।
नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को उतारेंगे। अब क्योंकि इस न्यूमेरिकल में हमें इक्वेशन नहीं दी गई है तो हम खुद ही इक्वेशन को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा PCl5 और याद रखिएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तभी हमने यहाँ पे डबल हेडेड एरो बनाए। अब जो हमारे पास PCl5 है वो ब्रेक होगा PCl3 में और Cl2 में। और अब देखें ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस भी है क्योंकि यहाँ पर जो P है वो एक है, इसी तरह इस साइड पे भी P हमारे पास एक ही है। Cl5 की बात करें तो टोटल इस साइड पे 5 है, जबकि यहाँ पे 3 और +2 किया तो ये भी 5 हो गए। तो यानी कि P भी यहाँ पे बैलेंस है और Cl भी यहाँ पर बैलेंस है। ठीक है, याद रखिएगा एक और बात जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो है इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि राइट साइड वाली चीजों को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि हमें केसी मालूम करना है तो हमने केसी की एक्सप्रेशन लिखी जो कि है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट हैं तो हमने यहाँ लिख दिया PCl3 और Cl2। इसी तरह रिएक्टेंट हमारे पास PCl5 है जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब हम नॉर्मली क्या करेंगे, वैल्यूज उतारेंगे। PCl3 की कंसंट्रेशन हमारे पास 1.2 एक्सपोनेंट -3 है और साथ में हमने यूनिट भी लिखी मोल पर डीएम क्यूब। याद रखिएगा यूनिट भी लाजमी लिखनी है। हाँ, अगर ऐसा हो कि आपने केसी मालूम नहीं करना हो बल्कि अगर आपसे Cl मालूम करने का कहें या PCl3 या फिर कुछ और मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो लाजमी नहीं है कि आप यूनिट को उतारें। ठीक है, लेकिन जब भी आप केसी की बात करेंगे, क्योंकि केसी की कोई यूनिट होती नहीं है, केसी की यूनिट जो होती है वो हमेशा जो रिएक्शन दिया गया होता है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है, तभी हमें लाजमी तौर पर यूनिट को भी लिखना है। ओके, इसी तरह Cl की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम क्यूब है और लास्ट हमारे पास PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.8 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। 1.2 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 एक्सपोनेंट -3, वैल्यू आपके पास आएगी 1.44 एक्सपोनेंट -6। इसी तरह 0.8 एक्सपोनेंट -3 को हमने एज इट इज उतार लिया है। अब जरा हम बात करते हैं यूनिट की। अब देखें यहाँ पर हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब कितने, एक है और यहाँ पर भी एक, यानी कि टोटल 2 मोल पर डीएम क्यूब है और यहाँ पे एक है। तो यहाँ 1 मोल पर डीएम क्यूब से 1 मोल पर डीएम क्यूब कट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 1 ही मोल पर डीएम क्यूब बचेगा जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। ओके, अब नॉर्मली डिवाइड कर दे इन दोनों वैल्यूज को। तो जब हमने 1.44 एक्सपोनेंट -6 को डिवाइड किया 0.8 एक्सपोनेंट -3 से, तो जो फाइनल हमारा आंसर आया वो है 1.8 एक्सपोनेंट -3। तो ये केसी का फाइनल आंसर है और साथ में हमने यूनिट लिख दी मोल पर डीएम क्यूब। तो ये है केसी का फाइनल आंसर, हमने यूनिट भी मालूम कर ली है और साथ में हमने केसी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सेक्शन डी के न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जो कि है द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इज 1 एक्सपोनेंट -4। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दी हुई है केसी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर HI जो है वो ब्रेक हो रहा है H2 + I2 के अंदर। ठीक है, at a given temperature the molar concentration of reaction mixture is, HI की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 2 एक्सपोनेंट -5, इसी तरह H2 की 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब के साथ दी गई है और लास्ट में I2 यानी कि आयोडीन की कंसंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर कहा गया है कि हमें डायरेक्शन को बताना है। ठीक है, हमें डायरेक्शन मालूम करनी है तो फिर चलिए हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे और डेटा के अंदर हमने लिखी वो वैल्यू जो कि हमें न्यूमेरिकल में दी गई हैं। सबसे पहले हमें दी गई है केसी की वैल्यू जो कि है 1 एक्सपोनेंट -4। इसके अलावा HI की कंसंट्रेशन है जो कि हमें दी गई है 2 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब। नेक्स्ट हमें H2 की कंसंट्रेशन दी गई है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब और लास्ट में हमें I2 यानी कि आयोडीन की कंसंट्रेशन दी गई है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब और हमें मालूम करनी है डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दी गई है हम उसे लिखेंगे और हम देखेंगे कि क्या वो इक्वेशन बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 हैं,
याद रखिएगा अगर यहाँ पर कोफिशिएंट में 2 लिखा हुआ हो या फिर कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू इस वाले के साथ भी और इस वाले के साथ भी है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये 2 h के साथ भी है और i के साथ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे h कितने हमारे पास है, 2 है। इसी तरह यहाँ पे भी h हमारे पास 2 है। इसी तरह i की बात करें तो i हमारे पास यहाँ पर भी 2 है क्योंकि ये 2 इसके साथ भी इसके साथ भी है और यहाँ पर भी, यानी कि ये इक्वेशन आप लोगों के पास बैलेंस है। अब याद रखें क्योंकि हमें मालूम करनी है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम एक ही सूरत में मालूम कर सकते हैं जब हमें केसी की भी वैल्यू पता हो और क्यूसी की भी वैल्यू पता हो। तो हमें केसी की तो पता है, अब हम क्यूसी की वैल्यू निकालेंगे ताकि उनको कंपेयर करके हम डायरेक्शन बताएं। तो नेक्स्ट हमने क्यूसी की एक्सप्रेशन लिखी जो कि है क्यूसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। क्यूसी और केसी की जो एक्सप्रेशन होती है वो तकरीबन सेम होती है, बस थोड़ा सा रिएक्शन के टाइम में फर्क होता है। ओके, अच्छा अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है जो यहाँ पर है, यानी कि राइट साइड पे जो भी चीजें होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, तो हमने इसको इस तरीके से उतार लिया। रिएक्टेंट हमारे पास कौन है, HI, तो हमने HI लिख दिया और ये जो 2 है ये पावर बन जाएगा, ठीक है। जो भी 2 होगा वो ऊपर आके पावर बन जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। H2 की जो कंसेंट्रेशन है वो 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर डीएम क्यूब है। I2 की कंसेंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर डीएम क्यूब है। दोनों की कंसेंट्रेशन सेम दी गई है, जबकि HI की कंसेंट्रेशन है 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब जरा क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करें, 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 5, वैल्यू आएगी 1 एक्सपोनेंट माइनस 10, ठीक है। इसी तरह 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 का हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 से, तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 10, ठीक है। और अब जरा हम यूनिट की बात करते हैं। अब देखें मोल पर डीएम क्यूब यहाँ पे 1 है और मोल पर डीएम क्यूब 1, यानी कि ऊपर के साइड पे टोटल हमारे पास 2 मोल पर डीएम क्यूब हैं और नीचे कितने हैं। याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे स्क्वायर हो या कोई भी वैल्यू हो तो वैल्यू जो है वो यहाँ इस वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगी और उसको यूनिट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो 2 है ये इसके साथ भी है, तो यहाँ पे जो मोल पर डीएम क्यूब है वो 2 है टोटल और यहाँ ऊपर भी 2 है। तो ये जो 2 मोल पर डीएम क्यूब है ये नीचे वाले 2 से कट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं बचेगी, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ कोई भी यूनिट नहीं लिखी है। नेक्स्ट हमने 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 को डिवाइड किया 4 एक्सपोनेंट माइनस 10 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.25, ठीक है। याद रखिएगा डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, मतलब देखें 10 एक्सपोनेंट माइनस 10 को कट कर दीजिए 10 एक्सपोनेंट माइनस 10 से और खाली कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो भी 0.25 ही आएगा, ओके। अब हमने क्योंकि डायरेक्शन मालूम करनी है तो डायरेक्शन को मालूम करते हैं। हमने सबसे पहले केसी की वैल्यू लिखी जो कि है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4, ठीक है। अब इसको करते हैं जरा राउंड ऑफ। अगर हम 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.001, ठीक है। अब देखिए इसका राउंड ऑफ करते कैसे, आपको आना चाहिए वरना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है -4, -4 का मतलब होता है हमें लेफ्ट साइड पे डॉट को लेके जाना है, मतलब ये है कि जो 1 है या फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसके इस साइड पे यानी कि उसके लेफ्ट साइड पर हमें 0 लिखने हैं और क्योंकि -4 है तो मतलब कि तकरीबन हमें 4 डिजिट मूव करवाना होगा, तो हमने इस तरह लिखा। अब जरा देखिए अगर हम इसको करते हैं दोबारा से राउंड ऑफ तो ये देखिए ये जो पॉइंट है 1 2 3 4, तो यानी कि ये 4 डिजिट मूव करवाया है हमने, तो -4 हुआ। मतलब अगर हम इसे उल्टा करेंगे तब भी ये हो जाएगा, मतलब अगर हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तब भी यही आएगी या इसको राउंड ऑफ करेंगे तब भी यही आएगी, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं 0.25 बड़ा है या 0.001 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास QC यानी कि 0.25 जो है वो बड़ा है, जबकि जो 0.001 है वो छोटी वैल्यू है। तो हमने लिखा सिंस QC जो है वो ग्रेटर देन है KC के, ठीक है, क्योंकि QC की वैल्यू बड़ी है और KC की वैल्यू छोटी है। सो मतलब अगर ऐसा हो कि कभी भी QC की वैल्यू बड़ी हो और KC की वैल्यू छोटी हो तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन का आंसर आ गया कि हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह आपकी बुक के अंदर भी एक ग्राफ बना हुआ है जहाँ पे बकायदा ये दिखाया हुआ है कि जहाँ पर QC की वैल्यू बड़ी होगी KC की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन कौन से होंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको भी गौर से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि कब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है और कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, ओके। तो उम्मीद करती हूँ कि सेशन डी के टोटल तीनों के तीनों न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई मसला तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।